And so I welcome all of you with an open heart, and I'm very much happy to have you all on board. And I hope that this relationship that we are having right now is going to prolong for the years to come. Now, let's talk about ScoreUp. What is ScoreUp? So, ScoreUp is a made in India e learning app. Fine. And uh, what is it basically? It is basically a platform for all the competitive and the board exams, the students who are preparing for all those kinds of exams. We have lots of courses which uh, will help you in getting yourself into the desired destination that you want to go. तो अभी हम देखते हैं कि स्कोरअप के कुछ खास फीचर्स जो हैं वो क्या क्या है. सबसे पहला जो है दैट इज लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस. नाउ अभी यहाँ पे all over India there are many platforms which are giving up this education, but जो मेन डिफरेंस यहाँ पे है कि वी हैव लाइव लेक्चर्स. और लाइव लेक्चर्स होने के कारण क्या होता है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. वी डोंट हैव record sessions that will be provided to you, but we will be having live lectures each and every day so that you can ask your doubts. ठीक है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आपके साथ के साथ क्लियर होते रहेंगे. और नॉट ओनली दैट, आपका एक पूरा पीयर ग्रुप बनेगा क्लास में. ठीक है, यू कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग. तो एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट भी साथ के साथ बनता रहता है. So that is one very important point. And then the next point that we're going to talk about is the personalized doubt solving. तो अगर आप अपने ऐप में चेक करो तो देर इज अ सेक्शन वेर यू कैन अपलोड योर ओन डाउट्स. एंड हमारा जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का पूरा पैनल है वो आपको टाइम टू टाइम वो डाउट्स सॉल्व करते रहेंगे. नेक्स्ट इज कंसेप्ट वीडियोस. नाउ इस कंसेप्ट वीडियोस की अगर हम बात करें, सो दीज आर आल्सो प्री रिकॉर्डेड कंसेप्ट वीडियोस which have been thoroughly checked, and the quality of those videos has also been made up to the mark. ऐसा नहीं कि आपके क्लास की ही रिकॉर्डिंग्स है जो आपको मिलेंगे. तो ये सारे प्री रिकॉर्डेड है, तो उनका क्वालिटी वगैरह सब कुछ हमने प्रॉपर तरीके से चेक करके रखा हुआ है सो दैट इट कैन गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स, देन प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. आप अपने मर्जी से हर चैप्टर में जैसे आपका स्पीड है उसके हिसाब से आप खत्म करो, और उसके हिसाब से फिर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम. नेक्स्ट इज द टेस्ट सीरीज. ऑब्वियसली यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ ईच एंड एवरी वीक कि आप कितना आपने प्रोग्रेस किया है. तो उसके हिसाब से वी हैव सम क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज जो हमने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है. सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द सोर्सेस. फिर शॉर्ट नोट्स. ना शॉर्ट नोट्स के बारे में अगर हम बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं होता. तो पर्सनली जब मैं स्कूल में था तो मेरा हैंड राइटिंग भी इतना अच्छा नहीं था. तो जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हैंड राइटिंग इतना अच्छा होता है, तो देख के लगता है कि हाँ, काश मेरा भी नोट्स ऐसे ही होते. या फिर अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो जो सबसे अच्छा बच्चा होता था तो उसका जो नोट्स होते थे उसको फिर जेरोक्स करके पूरे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. बट नाउ दिस थिंग्स यू डोंट हैव टू डू, बिकॉज अगर आप ड्यूरिंग द लेक्चर ऑल्सो अगर आपने नोट्स बनाए नहीं हैं, you'll have all those proper short notes made from those lectures and you can access them whenever you want to. ठीक है, तो वो एक टेंशन आपकी पहले से ही दूर हो चुकी है. ठीक है. नाउ let us talk about previous year papers. Now previous as far as previous year paper is concerned, okay, आपको इससे बेटर लेवल ऑफ क्वेश्चंस कहीं मिलने नहीं वाला, बिकॉज ये ऑलरेडी पब्लिक एग्जाम्स जो हुए हैं इतने सालों से. ठीक है, तो वो सब यहीं पे इस सेक्शन पे आपको मिलने वाला है. तो एक पूरा प्रॉपर सेक्शन है आपके ऐप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिगार्डिंग. ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस, उसका क्या आप क्या आपका किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो. नाउ अगला जो है दैट इज द सिलेबस. एंड सिलेबस जो है दैट इज बीन डिजाइंड according to the board exams and also according to the competitive exams. So there are many courses which you can enroll for. ठीक है, आप अपने हिसाब
हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको बोर्ड करना है तो आप बोर्ड कर सकते हो, अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो दैट आल्सो यू कैन डू। ठीक है? ऑलराइट, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस। यस, अमृता, यस, हेलो, रेशमा, हेलो, ओके, फाइन, ऑलराइट, आई एम ऑडिबल राइट नाउ। So, या टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। तो टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो आपके पीछे, अगर आपको बोर्ड देना है तो बोर्ड में जो आपके टेक्स्ट बुक्स है उसके पीछे के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसके आंसर्स कहाँ ढूंढना है, दैट इज अ मेजर कंसर्न। जब भी आपके बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं तो बच्चे भाग रहे होते हैं टीचर के पास कि हाँ सर, ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या करना चाहिए, इसको कितना लिखना चाहिए, कितना लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा। तो वो सब चीज़ें भी आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो एंड परफेक्ट तरीके से उसमें लिखा हुआ है। जिस तरीके से आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, वही चीज़ वहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरीके से दिया हुआ है। So that is very much helpful for all the students who are going to appear for the board exams. Now let us talk about how to attend the live classes. ठीक है, तो मतलब कि how to attend in the sense कि आप maximum benefit कैसे इसका ले सकते हो, because we all know that in this difficult times where we have introduced this online way of learning, but अगर रियलिटी चेक करें तो इसका जो प्रॉपर फ्रूटफुल आपका रिजल्ट्स जो है वो इतना आया नहीं है, बट इन ऑर्डर टू मेक दिस रिजल्ट्स बेटर, आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हो, कुछ ये बताने वाले हैं हम, वो अगर आप फॉलो करोगे देन आई एम श्योर दैट कि आप अपने गोल्स तक रीच कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट थिंग इज इंटरेक्शन विद द टीचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शाई होते हैं, ठीक है, कुछ बोलते नहीं है, बट सिंस आप अपने रूम में अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क, यू कैन, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आस्किंग, देन यू कैन राइट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स कि क्या क्या आपके डिफिकल्टीज है, क्या नहीं है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप साइमल्टेनियसली इंटरेक्शन करते रहो और साइमल्टेनियसली जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करते रहो, ठीक है। और यहाँ पे चैटिंग के लिए भी आपके कुछ इंटरैक्टिव ऑप्शंस आपके ऐप में आने वाले हैं, ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन दोस। तो कुछ प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस है, हेलो श्वेता, हाय, ठीक है, तो प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं एंड यू कैन इंटरैक्ट विद दैट, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द चैट बॉक्स, वहाँ पे आप अपने पर्सनलाइज्ड मैसेजेस जो है, आपको जो भी पूछना है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हाँ, एक और चीज़ है, पढ़ाई के रिगार्डिंग ही आपको पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप पूछ रहे हो, ठीक है। एंड दूसरा, कीप योर पेन एंड पेपर विद यू, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैं स्कूल में भी, मतलब जहाँ पे भी हम पढ़ाते हैं, तो एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स को हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ। द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग अगर आप देखो, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज टू राइट व्हाट यू आर हियरिंग एंड टू राइट इट डाउन वेरी नीटली, ठीक है। तो वहीं पे एक चीज़ क्या होता है कि जितना आप उसको अच्छे से लिखोगे और जितना नीटली एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से लिखोगे, जो भी आप सुन रहे हो, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में जाके रिटेन होता है, ठीक है। तो दैट इज़ प्रोबब्ली द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं है कि जस्ट बैठ के आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बस बैठ के सुन रहे हो कि हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वो सब ऐसा रहता है कि फिर ये सब टेम्परेरी है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपके पास रिटेन होगा, बट उसके दिन, अगले दिन जब आप उठ के वही सेम चीज़ें करने जाओगे तो आपको वो सब चीज़ें रिटेन नहीं होने वाली। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप हमेशा जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, सिट विद अ पेन एंड पेपर, ठीक है, और जो भी टीचर बोल रहा है उसको आप लिखते जाओ साइमल्टेनियसली। जितना आप लिखोगे उतना बेटर आपका रिटेंशन होता जाएगा, ठीक है। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरेटिव एग्जाम्स में क्या है कि आपको हमेशा एक चेन मेंटेन रखना होता है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट कंसिस्टेंसी एंड एक आपका जो रेगुलर रहने का जो हैबिट है, ठीक है, दैट यू नीड टू ऑलवेज हैव विद यू,
ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन अटेंड कर रहे हो, फिर अगले 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन अटेंड किया, ठीक है? तो ऐसे करके आपको फिर एक पूरा जो चेन रहता है, एक चेन ऑफ लर्निंग, बिकॉज़ यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है? दी सब्जेक्ट्स आर ऑल लिंक्ड टू ईच अदर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक भी चैप्टर आपका दूसरे से लिंक नहीं रखता है। हर एक चैप्टर का लिंक रहता है, और अगर आप इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे नहीं करोगे, तो आपको समझ आने में भी दिक्कत आता है, ठीक है? तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ यही चीज़ है कि आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि आज अटेंड किया और कल अटेंड नहीं किया, मर्ज़ी से अटेंड किया, तो ऐसे करोगे तो फिर वहीं पे जो है इम्पैक्ट आता है लर्निंग में। फिर अगला जो है, रिकॉर्डिंग ऑफ योर लाइव लेक्चर्स, ठीक है? जो आपके लाइव क्लासेस है, वो सारे रिकॉर्डिंग्स आपको आफ्टर 24 आवर्स इट विल बी अवेलेबल ऑन योर ऐप, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम, जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट वीडियोस, ठीक है? जो ऑलरेडी प्री अपलोडेड है, ठीक है? उनको छोड़ के भी ये जो वीडियोस हैं, ठीक है? आपके क्लास में रियल टाइम में क्या हुआ, वो सब भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ बिहेव इन द क्लास, ठीक है? तो बिहेवियर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप अपना जो बिहेवियर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं मस्ती-मस्ती करने में कुछ भी कर कर बैठते हैं, तो वो चीज़ से आप रिफ्रेन करो, जितना आपका उस चीज़ से आप रिफ्रेन करोगे दैट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? एक प्रॉपर एनवायरनमेंट आपका मेंटेन रहेगा हमेशा। फाइन, नाउ अबाउट मी, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ, तो आई हैव बीन इन दिस टीचिंग फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 8 इयर्स राइट नाउ, एंड I've taught over 50,000 students both in the offline and online mode. ठीक है? And uh, very few good ranks that I have given. ठीक है? ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? On the premier IITs and NITs of this country. So that's all, and I'm best known for this competitive exams. ठीक है? And that's all from my side and from my introduction. So let us talk about physics. ठीक है? So this lecture is going to be a introduction about physics. ठीक है? We will just talk कि physics में होता क्या है and what is this subject all about. So first of all, अगर हम देखें कि what is physics, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार, हर बार जब पहला पहला क्लास मेरा रहता है, तो मैं हर बार पूछता हूँ कि फिजिक्स है क्या? ठीक है? अब टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में तो मैं जाऊँगा नहीं, बट हाँ, इफ आई हैव वन वर्ड विद मी कि फिजिक्स क्या होता है, देन आई वुड बेस्ट डिस्क्राइब इट एज नेचर, ठीक है? तो फिजिक्स इज नथिंग बट नेचर। तो नेचर में कोई क्या क्या चीज हो रही है, सब चीजों से जब हम डील करते हैं, या फिर इन सब चीजों के बारे में जब हम पता करना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ओनली व्हाट फिजिक्स इज, ठीक है? इसको छोड़ के और कुछ है नहीं। तो अगर आपका नेचर नहीं है तो फिजिक्स भी नहीं है, ठीक है? तो एज सिंपल एज दैट। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इज नेचर। अब अगर हम नेचर की बात करें, ठीक है, आप अगर नेचर में देखो, नेचर में कैसा है, नेचर कैसा है, कैसा नहीं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज ऑफ सिमेट्री, ठीक है? तो नेचर में सिमेट्री एंड ऑर्डर, ठीक है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एक फूल की, ठीक है, यू हैव अ फ्लावर, ठीक है, उसमें जो पेटल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, वहां से लेके आपके सोलर सिस्टम जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हर चीज, एवरीथिंग इज पैटर्न्ड एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड इन सिमेट्री। तो नेचर में आपको हर जगह सिमेट्री मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिना सिमेट्री का कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं कि ये कहाँ से सब्जेक्ट आया, क्यों आया, इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है? कहाँ से हमने स्टार्ट किया इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पढ़ना। तो लेट अस टॉक अबाउट द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? अर्ली, ठीक है? जो हमारे गॉड्स थे, ठीक है? उनके बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स, जब हमने देखा कि देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर दैट वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दे डिस्कवर्ड दैट ये जो आपका थंडर एंड लाइटनिंग है, ये हमारे कंट्रोल के बिल्कुल ही बाहर है,
ठीक है? आपका जो फायर है, फॉरेस्ट वगैरह पे फायर लगते हैं, ऑल दीज़ थिंग्स दीज़ आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है? ये हमारे कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर, ठीक है? फिर आपका रेन हो गया, ठीक है? सन हो गया, तो दीज़ ऑल थिंग्स आर कंप्लीटली बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो जब ये चीज़ें हमने देखा, ठीक है? अर्ली ह्यूमन्स ने जब इन चीज़ों को देखा, तो वी स्टार्टेड टू वर्शिप देम जस्ट बिकॉज़ वी वर नॉट एबल टू कंट्रोल देम, वी स्टार्टेड टू वर्शिप देम। तो ये जो आपके एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, ठीक है? वाटर हो गया, ठीक है? वाटर में जो टाइड्स हैं, आपका सन हो गया, ठीक है? आपका थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग्स, रेन, दीज़ वर ट्रीटेड एज़ द अर्लीएस्ट फॉर्म्स ऑफ गॉड, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखो एवरीथिंग केम आउट ऑफ फियर, ठीक है? तो हमारा एक फियर था जिसको हमने गॉड में ट्रांसफॉर्म किया। बट देन ओवर टाइम एज़ ह्यूमन बीइंग्स दे बिकेम मोर एंड मोर क्यूरियस एंड वी स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चंस पूछते-पूछते धीरे-धीरे हम इवॉल्व होते गए और जैसे-जैसे हम इव चीज़ें नेचर के बारे में धीरे-धीरे समझ में आने लगी, ठीक है? तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, हमें ये समझ में आने लगा कि नेचर में जो भी चीज़ें हो रही है, सब कुछ हर चीज़ में एक ऑर्डर है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है जो आपका रैंडम है। अब इस ऑर्डर को समझने के लिए अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना जो अ, सीज़न का जो चेंज है, उसको अगर मैं देखूँ, ठीक है? तो हर साल अगर हम इंडिया में अभी है, ठीक है? तो हर साल जो हमारे सीज़न्स आते हैं और उनका जो ऑर्डर है, उनको अगर मैं देखूँ, तो इट इज़ ऑलवेज़ द सेम, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता कि आपको जनवरी में समर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका अ, जून या मई उस टाइम पे आपका विंटर आ गया, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जनवरी में मानसून आ गया, तो ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज़ वेल लेड आउट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है? सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इतने सदियों से, इतने सालों से एक प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहा है, ठीक है? तो अब अगर आप देखो कि इतने सालों से विदाउट फेल हर बार सेम ही चीज़ फ़ॉलो हो रहा है, ठीक है? तो अगर सेम चीज़ फ़ॉलो हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आपको सोचना है कि अगर एक ऑर्डर इसमें नहीं है, ठीक है? इफ देयर इज़ अ, अगर इसमें कोई सुपरनेचुरल पावर या फिर कोई लॉज़ इसमें नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर बार एक ही चीज़ करो, ठीक है? अगर हम ड्यूरेशन ऑफ अ डे की बात करें, ठीक है? 1 दिन आपका 24 घंटे का है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगले 1 दिन आपका 26 घंटे का हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। इट डज़ नॉट हैपन, ठीक है? एंड इट हैज़ बीन सो सिंस द डे यू वर बोर्न, जब से आप देख रहे हो, एवरी डे हैज़ बीन फॉर 24 आवर्स। So there is a proper pattern to each and every day and it has been going on for so long. तो ऐसा कब होता है? दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर देयर, ठीक है? तो अगर मैं नेचर को बोलूँ ऐसा कि नेचर बिल्कुल ही अपने हिसाब से सब कुछ करता है, तो ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस दैट नेचर इज़ फॉलोइंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाइस अमृता। ठीक है, तो इसी के बारे में अभी हमें देखना है कि व्हेन ह्यूमन बीइंग्स वी अंडरस्टूड कि नेचर इज following certain rules and regulations, then we started to find out what are these rules and regulations, ठीक है? ये rules and regulations है क्या जो हम फॉलो कर रहे हैं? तो वही चीज आपका फिजिक्स है, ठीक है? फिजिक्स इज अबाउट लर्निंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच नेचर इज फॉलोइंग। नेचर में जो भी चीजें अभी हो रही है, किस हिसाब से हो रही है और किस हिसाब से होगा आगे, उसी को जब हम निकालते हैं, उसी को हम फिज़िक्स बोलते हैं, ठीक है? तो अभी अगर हम देखें कि ये ऑर्डर्ड तरीके से काम करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों ज़रूरी है, तो ये इसके लिए आप रियल लाइफ़ में कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ट्रैफ़िक सिस्टम है, ठीक है? हमारा ट्रैफ़िक सिस्टम अगर आप देखो, इतने सारे गाड़ियाँ हैं, ठीक है? इतने सारे गाड़ियाँ हैं और परफेक्टली फाइन तरीके से वो रोड से गुज़र रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जाके कहीं भी टकरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो देयर इज़ अ प्रॉपर ऑर्डर, आपको पता है कि अगर रेड लाइट है तो उसका क्या मीनिंग है, ग्रीन लाइट है तो क्या मीनिंग है। यू नो ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? और सब के सब ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं, अब यहाँ पे अगर कोई एक निकल के आए जो इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करना चाहे, ठीक है? रेड लाइट पे वो गाड़ी चला रहा है, ग्रीन लाइट
पे गाड़ी रोक रहा है, अगर ऐसा करे तो क्या हो जाएगा? द एंटायर थिंग विल बिकम अ chaos, ठीक है? तो पूरा chaos बन जाएगा, रैंडम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर बाय चांस बारिश के टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो ट्रैफिक लाइट्स है वो बंद हो गए, तो वहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरे सिटी में द एंटायर सिटी गेट्स ब्लॉक्ड, ठीक है? हर जगह से गाड़ी इधर-उधर जा रहे हैं और फिर पूरे रोड में फिर ब्लॉक हो जाता है। फिर देन द ट्रैफिक पीपल दे हैव टू कम एंड देन दे सॉर्ट आउट कि कैसे होगा, कैसे नहीं। फिर जाके फ्री होता है सब कुछ। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो यहाँ पे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन है? जो आपका ट्रैफिक लाइट है, ठीक है? जो आपके ट्रैफिक पुलिस है, ये सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो आप रोड पे आके फॉलो करते हो, ठीक है? अगर वही सब ना रहे तो एंटायर सिनेरियो बिकम्स अ कंप्लीट chaos, पूरा आपका chaos बन जाता है, तो दैट इज़ रैंडम, ठीक है? वो चीज़ आपका रैंडम बोलते हैं हम। बट अगर परफेक्टली फाइन तरीके से चल रहा है, ठीक है? आपका जो ट्रैफिक सिस्टम है एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ फ्लो हो रहा है, तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है? जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से नेचर में भी अगर आप देखोगे, नेचर में भी अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, तो जाके नेचर आपका रैंडम होता। बट अभी सिंस हमें दिख रहा है कि एवरीथिंग इज़ पैटर्न्ड, एवरीथिंग इज़ ऑर्डर्ड एंड एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग द सेम रूटीन, तो हम बोल सकते हैं कि देयर हैज़ टू बी रूल्स एंड regulations that nature is following, ठीक है? तो नेचर हैज सिमेट्री, नेचर हैज ऑर्डर, नेचर हैज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इट नीड्स टू फॉलो, एंड डिस्कवरिंग दोज रूल्स, ठीक है? कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या, ठीक है? वही डिस्कवर करना जो है हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट उससे डील करता है, डील्स विद द डिस्कवरी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द नेचर इज फॉलोइंग। तो आई होप कि अभी आपको ये चीज़ क्लियर है कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स करता क्या है, ठीक है? अभी आपसे अगर कोई पूछे आगे जाके कि फिजिक्स क्या है, तो आई फील कि यू कैन गिव अ गुड आइडिया क्या होता है। तो अभी बात करते हैं द मोटिव ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का मोटिव क्या है, फिजिक्स करना क्या चाह रहा है और हम जा कहाँ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल टाइप ऑफ इंटरेक्शंस इन नेचर। नेचर में जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं या जितने भी फोर्सेस होते हैं, एज पर फिजिक्स, ऑल दिस फोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स ओनली, ठीक है? ये 4 ही टाइप के फोर्सेस आपको नेचर में मिलेंगे और सारे के सारे ये 4 ही टाइप्स के फोर्सेस में कैटेगराइज होंगे। जितने भी फोर्सेस आपको पता है वो इसी 4 में जाके अल्टीमेटली फिट होने वाले हैं। तो अगर हम देखें इंटरैक्शंस इन नेचर क्या है, इंटरैक्शंस की अगर हम बात करें, तो इंटरैक्शन वर्ड जो है, इस वर्ड को अगर आप देखो, दिस इंटरैक्शन वर्ड आल्सो मीन्स फोर्स इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में इंटरैक्शन वर्ड जहाँ पे भी आएगा, फोर्स वर्ड जहाँ पे भी आएगा, दोनों को हम क्या मानेंगे? बोथ आर सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? इंटरैक्शन एंड फोर्स आर सेम इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है? तभी देखो कितने टाइप के फोर्सेस हैं जो नेचर में प्रेजेंट है, तो 4 ही टाइप के फोर्सेस हैं जो नेचर में है। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस, देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है? देन वी हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड देन अल्टीमेटली वी हैव वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है?
तो ये हमारे 4 टाइप के फोर्सेस है जो नेचर में प्रेजेंट है, एंड ऑल द अदर काइंड ऑफ फोर्सेस, जो इतने भी आप नाम सुनोगे सारे के सारे इसी में जाके फिट होने वाले हैं अल्टीमेटली। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रिगार्डिंग। ठीक है, एक एक करके सारे जो है क्या होता है, क्या करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात अगर हम करें, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है, अगर उनके पास मास है, ठीक है, देन दे विल हैव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए क्या जरूरी है हमारे पास? वी रिक्वायर मासेस m1 एंड m2। ये मान लो दो आपके मासेस है, इनके बीच का एक सेपरेशन है, ठीक है, और इसको जैसे आप पास रखोगे दे विल स्टार्ट टू attract each other. So that force is known as gravitational force, which is present by the virtue of mass. ठीक है, मास की वजह से ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब ग्रेविटेशन की खासियत क्या है? ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, ये पूरे नेचर में जितने भी फोर्सेस आपको मिलेंगे उसमें सबसे वीकेस्ट यही है। ठीक है, देन लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको दो वर्ड्स साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रो है, दूसरा आपका मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस चार्ज से हम रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास चार्जेस है तो उसके वजह से जो फोर्सेस बनते हैं दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, और मैग्नेट के वजह से जो फोर्स बनता है दोज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों वर्ड्स को एक साथ जोड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, दिस वाज प्रोबेबली, यहाँ पे जो हमने किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जब हमने बनाया, दिस वाज द फर्स्ट यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। अब यूनिफिकेशन को समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना है कि इनिशियल डेज में जब हम चार्जेस के बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है, वी केम अप विद द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, सिमिलरली उसके थोड़े दिनों बाद हमने मैग्नेट्स के बारे में डिस्कवर किया, एंड वी केम टू नो अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। बट इनिशियल डेज में क्या था? इनिशियल डेज में बोथ दिस फोर्सेस वेर ट्रीटेड एज डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट वो नहीं था कि दोनों में कोई रिलेशन हो, उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं था। ठीक है, हम इसको दो अलग अलग एंटिटीज मानते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस की वजह से होता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट की वजह से होता है। बट देन फैराडे जब आया, ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फैराडे। ठीक है, आपने छोटे क्लासेस में भी सीखा होगा फैराडे के बारे में, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड हाउ ही चेंज्ड द वे वी लुक इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फैराडे जब आया, ठीक है, और उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके थ्रू हमें ये धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हुआ कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनमें एक रिलेशन है। ठीक है, एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है वो सब भी आपने पढ़ा है इन 10th। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें दिखता है कि इफ़ यू हैव अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, और उसके पास अगर आप एक मैग्नेट को रखते हो, देन इनफैक्ट उस करंट कैरिंग वायर की वजह से उस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्लासिकल एग्जाम्पल दिख रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज इंटरेक्टिंग विद अ मैग्नेट। ठीक है, वो मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज एबल टू इंटरेक्ट विद दैट मैग्नेट। ठीक है, तो अगर ये इंटरेक्शन पॉसिबल है, इफ इलेक्ट्रिसिटी कैन इंटरेक्ट विद अ मैग्नेट, देन देयर हैज टू बी सम लिंक बिटवीन द टू। ठीक है, तो यहाँ से हमने धीरे धीरे और जैसे हमारे आइडियाज डेवलप होते गए, वी फाइनली आफ्टर मैक्सवेल वाज द वन हु इंटीग्रेटेड बोथ दिस आइडियाज। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने ये बताया कि ये दोनों चीजें अलग नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे आर नॉट डिफरेंट। इनफैक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना सकते हो, मैग्नेटिज्म से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। ठीक है, एंड बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, दीज आर नॉट डिफरेंट एंटिटीज बट वन एंड द सेम थिंग। तो ये जो हमने पहली बार इन दोनों दो ब्रांचेस जो अलग अलग थे हमारे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उनको जब हमने मर्ज किया कंप्लीटली,
दैट वाज द फर्स्ट यूनिफिकेशन दैट हैपेंड इन फिजिक्स, कि पूरे फिजिक्स के हिस्ट्री में वो पहला यूनिफिकेशन था। ठीक है, अब यूनिफिकेशन से फायदा क्या होता है? यूनिफिकेशन से फायदा ये होता है कि आपके जो नंबर ऑफ आइडियाज है वो नैरो डाउन हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो, ऐसे सोचो कि नेचर में चार फोर्सेस हैं और चारों का जो इंटरेक्शन होने का तरीका है, ठीक है, चारों कब एग्जिस्ट करेंगे दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। हर एक का सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है, हर एक का आइडिया डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सोचो कि नेचर काम कैसे कर रहा है, उसके अगर आपके पास चार अलग अलग आइडियाज है, देन थिंग्स आर गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हमें पता था, मैग्नेटिज्म के बारे में जब हमें पता था, तो हमें ये पता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से काम करता है, मैग्नेटिज्म एक तरीके से काम करता है, एंड बोथ द आइडियाज वर कंप्लीटली डिफरेंट। जब हमने पहला यूनिफिकेशन किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग, तो फर्स्ट यूनिफिकेशन और सारे क्या दोनों आइडियाज जो पहले डिफरेंट थे बिल्कुल ही, वो क्या होने लगे, वो आपके मर्ज हो गए। तो नाउ द नंबर ऑफ आइडियाज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज रिलेटिवली लेसर देन व्हाट यू हैड बिफोर। ठीक है, पहले आपके पास जितने आइडियाज के बारे में आप सोच रहे थे, अभी नंबर ऑफ आइडियाज आपके बहुत ही नैरो डाउन हो चुका है। ठीक है, तो इससे फिजिसिस्ट को ये लगने लगा कि अगर दो अलग अलग पूरे ब्रांचेस जो थे हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, अगर उनको हम मर्ज कर सकते हैं, देन हो सकता है कि बाकी ब्रांचेस को भी हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ब्रांचेस इन द सेंस बाकी फोर्सेस। यहाँ पे अगर हम अगले फोर्सेस देखें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दिस इज द थर्ड फोर्स विच इज प्रेजेंट इन नेचर एंड इट इज प्रोबब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक साथ बाइंड होकर रहते हैं just because of the strong nuclear force which is present there. ठीक है, and it is the strongest force of nature. weakest कौन है? weakest आपका gravitational है। strongest कौन है? strongest आपका strong nuclear force है। fine, और चौथा जो आपका force है, the fourth force that we have in nature is the weak nuclear force. अब ये weak nuclear force करता क्या है? ये weak nuclear force is responsible for all kinds of decay that we know. अगर आपने पढ़ा होगा रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, अभी तो बहुत सारे सीरीज भी आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, चर्नोबिल इज वन ऑफ द सीरीज जहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव डीके वगैरह ये सब देखने पहली बार देखने को मिला, मतलब तो वही चीज़ें हैं। ये जो रेडियो एक्टिव डीके वगैरह हम बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके किस वजह से होता है? दिस ऑल दिस थिंग्स हैपन ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो ये चार टाइप के फोर्सेस हमें नेचर में मिले हैं। ठीक है, और इनको छोड़ के देयर इज नो अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच इज प्रेजेंट इन नेचर। अभी आप बोलोगे और भी तो बहुत सारे फोर्सेस है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स है, तो ये सब क्या है? तो ये सब भी इन्हीं में कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, वो सब, दिस इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, और इसी में बाकी जितने भी फोर्सेस के बारे में आप पढ़ोगे आगे जाके या जो आपको पता है ऑलरेडी, वो सारे के सारे इसी में फिट होंगे। ठीक है, so these are the four types of interaction in nature. Or now let us move back into unification. ठीक है, अभी यूनिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म गॉट यूनिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। आफ्टर यूनिफिकेशन फिजिसिस्ट को ये रियलाइज होने लगा कि अगर हम ये चारे फोर्सेस को, जितने भी आपके चारों फोर्सेस प्रेजेंट है नेचर में, इफ वी आर एबल टू unify them in the sense, if you are able to club them together and say that all of these forces they exist because of one particular idea, मतलब एक आइडिया हम निकालते हैं ऐसा है जो हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी एक्सप्लेन कर सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सप्लेन कर सकता है, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी एक्सप्लेन कर सकता है, और वीक को भी एक्सप्लेन कर सकता है। अगर ऐसा एक आइडिया हम निकालें, ठीक है, तो क्या होगा? देन द नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का पढ़ते हैं, वो सब आपके नैरो डाउन होके एक प्रॉपर ब्रांच में वो जाके आ जाएगा।
ठीक है? तो उससे क्या होगा, क्योंकि वही कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी भी आपका बढ़ेगा, ठीक है? और जो कन्फ्यूज़न है वो भी आपका अवॉइड होने वाला है, ठीक है? तो ये जो यूनिफ़िकेशन का जो एक बोल सकते हो आप मोटिव हमेशा से रहा है फिज़िक्स में, जितने भी फिज़िसिस्ट आपके हैं, ठीक है? दे हैव ऑलवेज़ ट्राइड टू यूनिफ़ाई ऑल दीज़ 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस का मतलब 4 डिफरेंट आइडियाज़ आपके पास है, ठीक है? कैसे इंटरेक्शन हो सकता है। तो physicists have always tried to unify all the 4 kinds of forces, इन चारों फोर्सेस को क्लब करके एक ही टाइप का फोर्स हम बताएं, या एक ही टाइप का रूल या रेगुलेशन या लॉ हम बताएं, जिससे पूरा फिजिक्स जो है हम एक्सप्लेन कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, पिछले 100 सालों से वही चीज़ हमारा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम यूनिफाई हमने नहीं किया, वी हैव ऑलमोस्ट यूनिफाइड ऑल द फोर्सेस। ठीक है, और हमने एक वन यूनिफाइड थ्योरी का जो हमारा एक अल्टीमेट मोटिव था, वी आर वेरी क्लोज टू दैट। ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ तक नहीं किया। तो इफ़ यू हैव heard about Stephen Hawking, and if you have heard about how he gave his idea of the theory of everything, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो स्टीफन हॉकिंग ने ऑलरेडी एक यूनिफाइड थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे चारों फोर्सेस को क्लब करके एक पर्टिकुलर फोर्स में या एक पर्टिकुलर आइडिया में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, the M theory, these are all unified theories that we have. तो अल्टीमेट, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिव, व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ फिजिक्स, इज टू गेट वन यूनिफाइड थ्योरी। ठीक है, एक यूनिफाइड थ्योरी हमें चाहिए, वो हमारा अल्टीमेट मोटिव है। और ऐसा नहीं कि हम वहाँ तक रीच नहीं किए, वी हैव रीच देयर, बट देन थिंग्स आर स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल फेजेस। ठीक है, वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से अभी तक हमने इसको एक्सप्लेन या प्रॉपर तरीके से हम इसको एक थ्योरी बना नहीं पाए हैं, बट स्टिल वी हैव रीच देयर, वी हैव समहाउ गॉटन देयर। यहाँ पे क्या है, यूनिफाइड थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज वन सच थ्योरी। ठीक है, अब इसी का क्या है, इसी के मॉडिफिकेशंस आपके आते गए हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मॉडिफाई होकर स्ट्रिंग थ्योरी में कन्वर्ट हुआ, फिर स्ट्रिंग थ्योरी कन्वर्ट होके एम थ्योरी बना, और अभी भी चल ही रहा है ये सब। ठीक है, सो दिस इज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक मोटिव रहता है। और अब फिजिक्स के बारे में बात करूं मैं, तो फिजिक्स का मोटिव क्या है? फिजिक्स का मोटिव यही है कि वी नीड टू गेट इनटू वन यूनिफाइड थ्योरी। ठीक है, और वही चीज अभी चल रहा है। तो अभी अगर हम बात करें रिगार्डिंग द डिफरेंट एराज जो फिजिक्स में आए हैं, स्टार्टिंग से लेके जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हुआ, न्यूटन से स्टार्ट हुआ, न्यूटन से आगे क्या क्या चीज़ें आई है और कैसे कैसे अभी आगे हम जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, वी कॉल न्यूटन एज द फादर ऑफ फिजिक्स, एवरीवन नोज दैट। ठीक है, और न्यूटन के जो आइडियाज है, न्यूटन ने जो भी चीज़ें बताई हैं, all those ideas have are still being practiced। ठीक है, and those were all well recognized for many years in the sense almost 300 years तक उनको बहुत अच्छे तरीके से हमने रिकॉग्नाइज किया, और बहुत अच्छे तरीके से मान के भी चल रहे थे कि हाँ ऐसा ही है, और जो बताया सही बताया। ठीक है, बट क्या हुआ, न्यूटन का जो फिजिक्स है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इन द सेंस ओल्ड आइडियाज। क्लासिकल किसको बोलते हैं? ओल्ड। तो समथिंग विच इज ओल्ड इज कॉल्ड क्लासिकल, एंड उसी चीज को न्यूटन के जो आइडियाज थे उसको हम क्लासिकल आइडियाज बोलते हैं, और उसका जो पूरा फिजिक्स है, जो पूरा फिजिक्स न्यूटन के आइडियाज पे बेस्ड है, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्लासिकल फिजिक्स जो है अराउंड 1900 तक चलता गया। ठीक है, एवरीथिंग वाज वेल एंड गुड। ठीक है, हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर पा रहे थे, और फ्यूचर में क्या होगा वो सब चीज़ें प्रेडिक्ट भी कर पा रहे थे। ठीक है, तो अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने वो
फॉलिंग एप्पल जो है उसको उसने स्टडी किया, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग ही वाज एबल टू गिव एन एंटायर लॉ व्हिच वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके न्यूटन वाज एबल टू एक्सप्लेन द एंटायर सोलर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि बस वो एप्पल गिर रहा है बस वहीं तक लिमिटेड हमारा था, ऐसा नहीं है। न्यूटन ने वहां तक लिमिटेड नहीं रखा उस चीज को, आप उसने फर्दर और भी एक्सपैंड किया, एंड ही वाज एबल टू एक्सप्लेन होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स। होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स के बारे में अगर हम बोले क्या क्या किया है न्यूटन ने, तो जो आपका सोलर सिस्टम था, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर वेरी मच फैसिनेटेड विद सोलर सिस्टम, ठीक है। गैलीलियो वगैरह सब ने टेलीस्कोप्स बनाए थे, सब सोलर सिस्टम को स्टडी भी करते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं। केपलर भी आपका था वन ऑफ द मेजर फिजिसिस्ट जो सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा काम किया है जिसने। बट आफ्टर न्यूटन केम थिंग्स फेल इनटू लाइन इन द सेंस, जो आपका सोलर सिस्टम के बारे में हमें पता है, ठीक है, जो सोलर सिस्टम को हम देख रहे थे टेलीस्कोप से इतने दिनों से, वी वेर एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर टू कि कितने टाइम में कौन सा प्लैनेट कहाँ रहेगा, क्या होगा, कितने टाइम में रेवोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, अर्थ को कितना टाइम लगता है रिवॉल्व करने में सन के अराउंड, ठीक है, और बाकी प्लैनेट्स को भी कितना कितना टाइम लगता है। तो एवरीथिंग वी वेर एबल टू कैलकुलेट जस्ट बिकॉज न्यूटन गेव हिज आइडिया ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जब उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया, बेस्ड ऑन दैट लॉ ही वाज एबल टू एक्सप्लेन द एंटायर सोलर सिस्टम, ठीक है। बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका मरकरी है, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। और अगर आप न्यूटन के लॉज को यूज करो, ठीक है, इफ यू यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू फाइंड आउट द ऑर्बिट ऑफ मरकरी और कितना टाइम लगाता है वो पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, देन इट ऑलवेज टर्न्स आउट दैट कि आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एरर आता है। तो बाकी प्लैनेट्स में ऐसा नहीं है, बाकी प्लैनेट्स सब जितने भी हैं, ठीक है, बाकी प्लैनेट्स सब में आपको हाँ, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो टाइम पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन वगैरह है, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से विद हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रिसीशन आपको मिलता है यूजिंग न्यूटन्स लॉज। बट मरकरी का जो है, ठीक है, मरकरी का जो ऑर्बिट है वो आपका प्रॉपर तरीके से न्यूटन लॉ से आता नहीं है, ठीक है। तो वी न्यू दिस, ठीक है, वी न्यू दिस, बट स्टिल हमने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, न्यूटन ने जो भी बताया, और ये सब आपके बहुत दिनों से चलता भी रहा, ठीक है। बट क्या हुआ विद टाइम, द आइडियाज, फिजिक्स में क्या होता है, जो आइडियाज आपके आते हैं, ठीक है, तो विद टाइम वो आइडियाज आपके इवॉल्व होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वी रिमेन स्टक टू वन पर्टिकुलर आइडिया, या फिर एक फिजिसिस्ट ने जो बताया उसी पे हम अटके रहेंगे और आगे जाएंगे, आगे कुछ सोचेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता फिजिक्स में। ओवर द टाइम एवोल्यूशन होता रहता है। एवोल्यूशन किसका? एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। वी कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड वी ऑलवेज ट्राई टू गेट द आंसर इन अ बेटर एंड मोर एफिशिएंट वे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका प्रॉब्लम था ऑफ मरकरीज ऑर्बिट, ठीक है, इसको सॉल्व किसने किया? तो न्यूटन ने जो बताया था, न्यूटन ने जो अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, उसके बाद आइंस्टाइन ने भी अपना एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। आइंस्टाइन वाज कॉल्ड द क्रेजी फिजिसिस्ट जस्ट बिकॉज वो सब चीज़ें करता था, बट हर चीज़ का जो वेरिएबल्स है वो सब चेंज कर देता पूरा पूरा, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी वेरिएबल लेता था और अपने हिसाब से वेरिएबल लेके कुछ भी करता था वो, ठीक है। तो ही वाज कॉल्ड द क्रेजी फिजिसिस्ट। इनफैक्ट क्या हुआ, एट अराउंड द सेम टाइम, ठीक है, प्रॉब्ली अराउंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पे अगर आप देखो यूके में देयर वाज अ फिजिसिस्ट कॉल्ड एडिंगटन, एंड वी हैड आइंस्टाइन इन जर्मनी, ठीक है। एंड आइंस्टाइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज वेरी मच फैसिनेटेड विद लाइट, कि लाइट में क्या होता है और लाइट कैसे काम करता है, अगर मैं लाइट पे बैठूँ तो लाइट कैसा नज़र आएगा मुझे, ठीक है। देन आइंस्टाइन वाज वेरी मच फैसिनेटेड विद लाइट, एंड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ लाइट ही वाज एबल टू गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब बहुत जो बच्चे हैं अभी, बहुत ने सुना भी होगा अबाउट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बहुत कुछ आपने देखा भी होगा इन नेशनल जियोग्राफिक एंड बीबीसी सब जो चैनल्स हैं सब में आपने देखा होगा। तो आइंस्टाइन वाज एबल टू
give the theory of relativity based on what he has learned from the study of light. ठीक है, and based on that relativity he gave a new idea of gravitation. ठीक है, अब न्यूटन ने क्या बताया था, दो मास पार्टिकल्स अगर है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज व्हाट ग्रेविटेशन इज. बट आइंस्टाइंस थॉट एंड आइंस्टाइंस आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि उसने ये आइडिया न्यूटन के साथ कुछ भी उसका मैच कर रहा हो, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, जो भी वो बता रहा है इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है, और इसके बेसिस पे उसने अपना पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखा भी था, और जो बुक है वो भी उसने पब्लिश किया था. बट सिंस उस टाइम पे देयर वाज टेंशन बिटवीन जर्मनी एंड लंदन, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बारे में अगर आप देखो वर्ल्ड वॉर टू में, तो देयर वाज सीरियस अमाउंट ऑफ टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज, और उसका जो इफेक्ट था वो साइंस में भी आपका आया. ठीक है, ऑल द फिजिसिस्ट हु वर प्रेजेंट इन यूनाइटेड किंगडम दे नेवर रेड बुक्स अबाउट फिजिसिस्ट फ्रॉम जर्मनी. बट देन एडिंगटन एक यूके का फिजिसिस्ट था, एंड ही वाज वेरी मच इनटू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मरकरी, कि मरकरी जो है, मरकरी का ऑर्बिट न्यूटन के लॉस से क्यों आपका एक्सप्लेन नहीं हो पाता. ठीक है, बट देन उसने क्या किया, एडिंगटन, he came to know that there is someone called Einstein who is trying to explain gravity in a very much different way. ठीक है, एक बहुत ही अलग तरीके से आपका जो एक्सप्लेनेशन है ग्रेविटी का वो दे रहा था. देन ही व्हाट ही डिड, जिसने वो बुक को पढ़ा, ठीक है, जो आइंस्टाइन ने बनाया था उस बुक को पढ़ा, एंड देन he came to know about Einstein's idea about how gravity is and what is relativity and all these things. ठीक है, एंड देन जब उसने वापस से आइंस्टाइन के आइडिया ऑफ ग्रेविटी से मरकरी के ऑर्बिट को कैलकुलेट करना चाहा, कैलकुलेट जब उसने किया, ही वाज शॉक्ड टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट. ठीक है, जो यहाँ पे एरर्स वगैरह आ रहे थे यूजिंग न्यूटन्स लॉस, वो सारे आइंस्टाइन के आइडियाज से डिसअपियर हो गए. ठीक है, एंड देन इट वाज दैट टाइम दैट आइंस्टाइन बिकेम फेमस. ठीक है, उससे पहले आइंस्टाइन को कोई जानता नहीं था, बट देन आफ्टर दैट ही बिकेम फेमस. ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, द आइंस्टाइंस आइडिया ऑफ रिलेटिविटी और ग्रेविटी क्या होता है, टाइम कैसे कैसे चेंज होता है फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इनटू द प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज. ठीक है, कहा जाता है कि इफ यू डोंट टेक द वेरिएशन ऑफ टाइम, ठीक है, अगर आप टाइम, आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि टाइम डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट होता है. ठीक है, अगर मेरा 1 सेकंड है और मैं चलना लगूँ तो मेरे लिए वही 1 सेकंड चेंज हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आइंस्टाइन सेड, कि सबके घड़ी में जो 1 सेकंड है सबके लिए सेम नहीं होता. दिस इज़ व्हाट ही सेड. तो इसके इसका जो अगर आप आउटकम्स देखो, अगर ये चीज़ मैं कंसिडर ना करूँ, तो मॉडर्न डे जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिससे हम परफेक्ट लोकेशन पे पहुँचते हैं हर बार. ठीक है, तो इसको अगर आप देखो, इफ आई डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द रिलेटिविटी ऑफ टाइम, रिलेटिविटी ऑफ टाइम मतलब कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम डिफरेंट होता है, ये सब चीज़ें अगर मैं अकाउंट में ना लूँ, तो इट वुड इनफैक्ट टर्न आउट कि जो भी आपका मैप लोकेशन दिखा रहा है और जहाँ पे आप जाके पहुँचोगे, ठीक है, दोज टू लोकेशंस वुड बी 6 और एटलीस्ट 6 किलोमीटर्स अपार्ट. ठीक है, तो आप जहाँ जाओगे कहीं, पहुँचोगे कहीं और. ठीक है, तो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच वेल प्रूव्ड. ठीक है, तो आइंस्टाइन के आइडियाज़ फिर एक्सेप्ट हुए, तो सेम चीज़ें ओवर द टाइम, ठीक है, आपके आइडियाज़ जो है इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं, एंड देन वी रीच इनटू अ बेटर कंक्लूजन. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन फिजिक्स. आपके आइडियाज़ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम बेटर एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर निकालने की या ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमारा था, दैट वाज रिगार्डिंग एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट फिजिक्स इज. ठीक है, और हम करेंगे क्या आगे जाके. ठीक है, वही सब चीज़ें. तो अगर हम 11th-12th का जो सिलेबस है उसको अगर हम देखें, ठीक है, 11th-12th का जो पूरा सिलेबस है, दैट एंटायर सिलेबस इज डिजाइंड इन सच अ वे कि ओवर द इयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, फिजिक्स किस हिसाब से आपका इवॉल्व होता हुआ आया है. ठीक है, क्या-क्या चेंजेस आया है, क्या कौन-सा टॉपिक के बाद क्या आया, ठीक है, वो सब चीज़ें आपके पूरे इंडेक्स में प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन्ड है. अगर आप कभी भी अपने किसी भी फिजिक्स बुक का इंडेक्स उठा के देखो, ठीक है, तो दैट एंटायर इंडेक्स इज़ नथिंग बट द एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़. ठीक है, ओवर द ईयर्स,
ओवर द इयर्स आइडियाज़ कैसे-कैसे आपके चेंज होते गए, ठीक है? कैसे-कैसे इवॉल्व हुआ। तो वही चीज़ हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? तो वी रीडिंग नथिंग बट हिस्ट्री, क्या हुआ। बट दिस हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ आगे जाके अगर आपको कुछ करना है, इफ यू वांट टू बी द ग्रेट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, यू नीड टू नो अबाउट दैट नॉलेज, ठीक है? तो वो क्या है और उससे क्या कर सकते हो, ठीक है? वो सब चीज़ें आपको तभी कर पाओगे अगर आपको पुरानी चीज़ें पता है, ठीक है? सो दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्लास एंड क्या होने वाला है, ठीक है? So I hope you all enjoyed this lecture and I cannot wait to have you all on board, ठीक है? तो ठीक है, आज का जो लेक्चर है इतना ही रखते हैं। दिस वाज़ जस्ट अ जनरल डिस्कशन, ठीक है? कि फिज़िक्स कैसा है और क्या है, ठीक है? So that's all for today. Thank you so much. Thank you for being on board.